सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69 नंबर का सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा इजराइल। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक का याद रखेंगे, नवीनतम सदस्य देश बन गया है इजराइल। ये इसका 69 नंबर का सदस्य देश होगा। और आप यूं भी कह सकते हो ये इसका 20वां गैर क्षेत्रीय सदस्य बना है। मतलब इन 69 देशों में से 49 तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं, जबकि 20 गैर क्षेत्रीय सदस्य हैं। तो आप तो सिंपल से याद रखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69 नंबर का सदस्य देश अभी कौन सा बन गया? इजराइल बन गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, स्थापना होती है 19 दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और प्रेसिडेंट है मसात्सु कोसाकावा। एशियन डेवलपमेंट बैंक को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। और अभी इसका नवीनतम सदस्य बन गया है इजराइल। अच्छा, अब यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रिवाइज करा रहा हूँ। वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें अभी नवीनतम सदस्य कोई ना कोई बनाए, वो सारे मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। जैसे कि पिछले साल G20 की अध्यक्षता भारत ने की थी, तब आपको याद होगा अफ्रीकन यूनियन G20 में शामिल हुआ था। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय याद रखना एडिस अबाबा इथोपिया में है। ब्रिक्स में अभी 5 नए मेंबर शामिल हुए 1 जनवरी 2024 को। कौन कौन से? ईरान, सऊदी अरब, UAE, इथोपिया और इजिप्ट। और कौन सा देश नहीं हुआ? अर्जेंटीना नहीं हुआ। और आसियान का 11वां नवीनतम सदस्य देश तिमोर लेस्ते ईस्ट तिमोर बना है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इस बार 10वां सदस्य देश बेलारूस बना, पिछली बार 9वां बना था ईरान। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 190वां सदस्य देश एंडोरा है। वर्ल्ड बैंक का 189 नंबर का है नाउरू। यूनाइटेड नेशन का 193 नंबर का है साउथ सुडान। नाटो का भी 32वां सदस्य देश बना स्वीडन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य देश पराग्वे बना था। और अभी 101वां बन गया नेपाल। यूरोपियन करेंसी को अपनाने वाला 20वां सदस्य देश या 20वां देश कौन सा है? क्रोएशिया है। संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वां सदस्य देश बना जर्मनी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना था अल्जीरिया। और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां हमने पढ़ लिया, नेपाल बन गया फुल टाइम मेंबर। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य देश नाउरू बना 110वां। और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 181वां सदस्य देश बना था अभी जमाइका। और आज हमने पढ़ा एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69 नंबर का सदस्य ये इजराइल बन गया। वो भी आप इसमें ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए हैं, जिसमें कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन में नवीनतम सदस्य बना है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट शीट रहेगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का नवीनतम बंदरगाह गैलेथिया खाड़ी का इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? ये पूछ रहे कहाँ पे किया जाएगा। तो आंसर होगा ग्रेट निकोबार द्वीप पे। तो इसका नाम है इंटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ये भारत का नवीनतम 13वां बंदरगाह बन गया है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप के गैलेथिया खाड़ी में है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड रूट पर स्थित है। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आने से विदेशी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पर भारत की निर्भरता कम होगी। अच्छा, ये अगर भारत का 13वां बंदरगाह है, तो इससे पहले 12वें नंबर का कौन सा था? वो था कामराजार पोर्ट, जो आपको मिलेगा चेन्नई तमिलनाडु में। आपको याद होगा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वधावन बंदरगाह की आधारशिला भी रखी थी। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पालघर में। ये भारत का पहला मेगा बंदरगाह है। और आपको याद हो तो अभी इसी साल वर्ल्ड बैंक की दुनिया की टॉप 100 बंदरगाहों की, बंदरगाह यानी कि पोर्ट, इसकी सूची आई थी, जिसमें भारत के 9 बंदरगाहों को शामिल किया गया था। और अभी हमने पढ़ा था इसी साल 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में पारादीप पोर्ट ये टॉप पे था। तो पारादीप पोर्ट कहाँ पर है? ये प्रश्न आएगा तो उड़ीसा में है। अच्छा, सितवे बंदरगाह कहाँ है? चलो एक काम करता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट बंदरगाह पोर्ट्स अभी न्यूज में थे वो सारे मैं आपको एक साथ रिवाइज कराता हूँ। सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे कि देखो, वधावन बंदरगाह हमने पढ़ ही लिया। ये महाराष्ट्र के पालघर जिले में अभी इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था मोदी जी ने, और ये पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। चाबहार बंदरगाह की बात करें, ये आपको ईरान में मिलेगा, भारत ने बनाया है। और इसमें एक टर्मिनल है शाहिद बेहस्ती टर्मिनल, भारत ने इसको 10 सालों के लिए लीज पे ले लिया है। सितवे पोर्ट ये म्यांमार में आपको मिलेगा, भारत संचालन कर रहा है इसका। कांके संतोराई पोर्ट ये आपको श्रीलंका में मिलेगा। पारादीप पोर्ट ये उड़ीसा में देखा हमने।
दार एस सलाम पोर्ट तंजानिया में है, हाइफा पोर्ट इजराइल में। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा ये शुरू हुई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश में है, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में, चाइना ने बनाया है जिसको। विजिंगजाम बंदरगाह या विजिंगजम पोर्ट ये आपको केरल में मिलेगा। ये भारत का पहला पूर्ण रूप से विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। उसके अलावा मोंगला पोर्ट ये बांग्लादेश में आपको मिलेगा, भारत ऑपरेट कर रहा है। दुक्कम पोर्ट ओमान में है, कांडला पोर्ट गुजरात में है जिसका नया नाम दीनदयाल पोर्ट है। गोपालपुर पोर्ट उड़ीसा में है, मुंद्रा पोर्ट गुजरात में है और हजीरा पोर्ट गुजरात में है। धामरा पोर्ट ये आपको उड़ीसा में मिलेगा। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं जो आपके न्यूज़ में रहे थे, मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में हीरो महिला इंडियन गोल्फ ओपन टूर्नामेंट ये कहाँ पे शुरू हुआ, तो आंसर होगा गुरुग्राम में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हीरो वुमेन्स इंडियन गोल्फ ओपन टूर्नामेंट की। इस बार इसका ये 16वां संस्करण है जो शुरू हुआ है गुरुग्राम हरियाणा में। तो यहाँ पे 31 देशों के 114 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें से 27 भारतीय भी होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वैसे कुछ भारतीय गोल्फर के नाम आपको जरूर याद होने चाहिए, कई बार एग्जाम में खिलाड़ी के नाम देकर के खेल पूछ लेता है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट गोल्फ प्लेयर्स हैं उनके नाम देखो, जैसे तो जीव मिल्खा सिंह हो गए, दीक्षा डागर हो गई, अदिति अशोक हो गई। अच्छा, अदिति अशोक का नाम ऐसे भी याद रख सकते हो, ये जो आज हमने पढ़ा ना हीरो महिला इंडियन गोल्फ ओपन टूर्नामेंट, तो इसको जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? अदिति अशोक ही बनी थी 2016 में। एक अर्जुन अतवाल नाम है, अनिर्बन लाहिड़ी हो गया, गगनजीत भुल्लर हो गया, और एक अमेरिकी गोल्फ प्लेयर है टाइगर वुड्स, वो तो सबको याद होगा नाम उनका तो। और इसी साल यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने बॉब जॉन्स अवार्ड से उनको सम्मानित किया था। इसके अलावा एक और प्रश्न बनेगा कि अभी प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो आंसर होगा कपिल देव को। ये पॉइंट भी जरूर याद रखना। बाकी राइडर कप का संबंध किससे है, तो गोल्फ से है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा एस गोपाल कृष्णन को। तो अभी एस गोपाल कृष्णन को एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। किनका स्थान लेंगे? राकेश रंजन का स्थान लेंगे। ये बात करें एसएससी की तो इसका स्थापना होता है 1975 में, मुख्यालय नई दिल्ली में आपको मिलेगा, और अब नए अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन होंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट जो अभी लेटेस्ट हमने अपॉइंटमेंट्स पढ़े वो मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बने थे अनुराग गर्ग। नाल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के सीएमडी बने थे विजेंद्र प्रताप सिंह। आईआरएफसी के सीएमडी मनोज कुमार दुबे बने। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नोएल टाटा बने। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बने थे परमेश शिवमणि। राष्ट्र महिला आयोग की नई अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर बनी थी, 90 नंबर के अध्यक्ष हैं। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष अभ्युदय जिंदल बने। एचएसबीसी की सीएफओ चीफ फाइनेंस ऑफिसर बनने वाली पहली महिला बनी थी पाम कौर, जो कि भारतीय मूल की भी है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने थे टीवी नरेंद्रन, और इस पद पर आने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। तो ये कुछ बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स मैंने आपको अपॉइंटमेंट वाले रिवाइज करवाए, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन कौन रहा, तो आंसर होगा कर्नाटक। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप की। 2024 में इसका ये 24वां संस्करण था, जो कहाँ पे हुआ? पणजी गोवा में। और इसको जीता किसने? इसको कर्नाटक ने जीता है। कर्नाटक पहले स्थान पे रहा, दूसरे स्थान पे यहाँ पे महाराष्ट्र रहा, और तीसरे पे राजस्थान रहा। तो इतना सा आपको याद रखना है कि अभी राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप की हम बात कर रहे हैं, जो कि इस बार इसका 24वां संस्करण था, और हुआ कहाँ पे? पणजी गोवा में हुआ है, जिसमें विजेता कर्नाटक रहा है। अच्छा, पैरालंपिक से आपको याद आएंगे, एक तो अभी जो पेरिस पैरालंपिक हुए थे उसमें अगर मैं आपसे पूछूं भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? 29 मेडल जीते थे, जिसमें से 7 गोल्ड थे। और इस तरह से उसमें मेडल टैली में बात करोगे तो भारत की रैंक है 18वीं। अच्छा, पहले पैरालंपिक गेम्स कब और कहाँ हुए ये पूछेंगे तो 1960 में हुए थे रोम इटली में। और अगर पूछे फादर ऑफ पैरालंपिक गेम्स किन्हें कहा जाता है? प्रोफेसर लुडविग गुटमैन को कहा जाता है। ये पॉइंट भी जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न अभी हम देखते हैं।
फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा उर्मिला चौधरी को। तो नेपाल की एक प्रमुख सामाजिक प्रचारक हैं उर्मिला चौधरी, जिनको भी प्रतिष्ठित ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। किसने दिया ये सम्मान? तो अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने वॉशिंगटन डीसी में उनको ये सम्मान दिया। आपको बता दूं कि ये जो उर्मिला चौधरी हैं, ये पहले बंधुआ मजदूर हुआ करती थी, फिर इन्होंने उसके खिलाफ आंदोलन किया। नेपाल में बंधुआ मजदूर को कमलारी प्रथा कहा जाता है, तो उन्होंने इसे समाप्त किया और उसी के लिए उनको ये पुरस्कार मिला है। नाम याद रखना, क्या नाम है? उर्मिला चौधरी इनका नाम है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स तो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा ही सही, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनना, उत्तर आप ही लोगों को देना है। क्योंकि अभी आपको बताए हमने पढ़ा था नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार की घोषणा हुई थी, 5 महिलाओं को पुरस्कार दिए गए। उसमें से एक महिला हमारे पड़ोसी देश यानी कि नेपाल से थी। मैंने कहा था ये नाम जरूर ध्यान रखना, तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नेपाल की उन महिला का नाम क्या है जिनको अभी नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार मिला है? इसका उत्तर आप लोग देंगे। बाकी मैं कुछ और अवार्ड्स में आपको रिवाइज करवाऊं। तो एक तो डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन का नाम याद रखना, विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला था। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भी किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया? इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अभी वैसे हमारे जो शूटर है अभिनव बिंद्रा, उनको भी ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। राजश्री बिरला की बात करें तो 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अलेक्जेंडर डन, ये अमेरिकी हैं, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 मिला। और अभी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को। अभी मानवतावादी पुरस्कार ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2024 मिला मोहन जी को। और कालिदास सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया रघुपति भट्ट को। कौन देता है ये कालिदास सम्मान? याद रखना, मध्य प्रदेश सरकार देती है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अक्टूबर को। हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन डे। पहली बार 1973 में मनाया गया था। क्यों मनाते हैं? क्योंकि यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए। यूनाइटेड नेशन जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके हेड हैं एंटोनियो गुतेरेस, जो कि पुर्तगाल से हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे? ट्रिग्वे ली थे, जो कि नॉर्वे से थे। देखो, यूनाइटेड नेशन के जो 6 अंग हैं उनमें से आप देखोगे 5 के तो मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में ही मिलेंगे, बस एक को छोड़ करके। किसे? इंटरनेशनल कोर्ट, जिसका मुख्यालय आपको हैग नीदरलैंड में मिलेगा। अभी वैसे आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसका 79th नंबर का सेशन स्टार्ट हो चुका है और उसके नए अध्यक्ष बन गए कौन? फिलेमोंग यांग, जो कि कैमरून से हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन में भी भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बने? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पी हरीश, यानी कि पर्वतनेनी हरीश इनका पूरा नाम है। अच्छा, वैसे 24 अक्टूबर को और भी दिवस होते हैं। 24 अक्टूबर को जैसे विश्व विकास सूचना दिवस, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे होता है। 24 अक्टूबर को नेशनल फूड डे भी होता है। एक वर्ल्ड फूड डे अभी 16 अक्टूबर को हमने मनाया था, ये नेशनल फूड डे हम मनाते हैं 24 अक्टूबर को। और एक 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे भी होता है। पोलियो की वैक्सीन किसने बनाई थी? जोनास साल्क ने। तो ये दिवस भी आप ध्यान में रखो। एक बार चलो अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, 1 अक्टूबर को हमने वृद्धजन दिवस, कॉफी डे और वेजिटेरियन डे मनाया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, नेशनल पोस्टल डे और वर्ल्ड साइट डे। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व पक्षी प्रवासी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 13 अक्टूबर को स्तन कैंसर जागरूकता दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे और वर्ल्ड फूड डे भी होता है। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया। और 21 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस भी मनाया गया था। तो ये अक्टूबर के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में चर्चा में रहे करतारपुर कॉरिडोर का संबंध किससे है? तो आंसर होगा गुरु नानक देव। तो करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट ये भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता है जो कि कब हुआ था? 2019 में, जो अभी 24 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो गया, पर अभी इसे अगले 5 सालों के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। कब तक के लिए? 24 अक्टूबर 2029 तक के लिए। अब ये है क्या? तो करतारपुर ये स्थान पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है, और ये सिख समुदाय के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यहीं पर सिखों के जो पहले गुरु थे गुरु नानक जी, उन्होंने यहाँ पे लंबा कार्यकाल, लंबा समय यहीं पर बिताया था। तो जो भी भारतीय तीर्थ यात्री हैं उन्हें अगर गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाना है तो उसी के लिए दोनों देशों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था कि हम एक गलियारा, एक कॉरिडोर बनाएंगे जिसके थ्रू भारतीय श्रद्धालु यहाँ पे आ सकेंगे और दर्शन करके फिर से भारत लौट जाएंगे, और इसी गलियारे को करतारपुर गलियारा कहा जाता है। तो इसमें हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसके थ्रू जाते हैं तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस पाकिस्तान को थोड़ी बहुत एंट्री फीस देनी होती है, प्रति व्यक्ति लगभग $20 देने होते हैं। ये गलियारा लगभग 4.1 किलोमीटर लंबा है। और अगर पूछे करतारपुर ये पाकिस्तानी पंजाब में किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। अच्छा, सिख धर्म के पहले गुरु हमने कहा गुरु नानक देव जी थे, और 10वें नंबर के गुरु कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। अगर मैं पूछूं 3 बीघा कॉरिडोर समझौता ये किन के बीच हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच में, और इसके लिए हमारे संविधान में 100वां संविधान संशोधन भी हुआ था। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बताइए, अभी हाल ही में कैबिनेट समिति ने कहां पर नई मिसाइल परीक्षण रेंज को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी कैबिनेट समिति ने आंध्र प्रदेश के नागयालंका में एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो डीआरडीओ ये अपनी नई पीढ़ी की जो नई जनरेशन की मिसाइलें होंगी उनकी टेस्टिंग यहाँ पर करेगा। तो याद रखना है सिंपल सा, कहाँ पर ये नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज ये बनेगी, जिसको अभी मंजूरी मिल गई है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के नागयालंका में। अच्छा, वैसे अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि डीआरडीओ ये पश्चिम बंगाल के जूनपुट में भी एक नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज बना रहा है, तो वो पॉइंट भी ध्यान में रखना। बाकी डीआरडीओ की अगर बात करते हैं तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होती है, स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, चेयरमैन है समीर वी कामत, और इसके पहले अध्यक्ष थे दौलत कोठारी। मोटो होता है बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है, ध्यान रखना। वैसे डीआरडीओ से कुछ और भी प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं। चलो, अभी डीआरडीओ ने ही लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया था, उसका नाम गौरव रखा है। उसके अलावा अभी डीआरडीओ ने अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, कहाँ से? चांदीपुर जो टेस्ट फायरिंग रेंज है उड़ीसा में, वहां से। ये जो अग्नि 4 है न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये, जिसके रेंज है 4000 किलोमीटर तक की। अभी डीआरडीओ ने अग्नि 5 का भी सफल परीक्षण किया था MIRV टेक्नोलॉजी के साथ में, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसका मतलब हो गया कि एक बार आप इसे लॉन्च करोगे तो ये बहुत सारे टारगेट को हिट कर सकती है। मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत इसको टेस्टिंग किया गया था। अभी डीआरडीओ ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद को भी डेवलप किया IIT दिल्ली के साथ मिलकर के। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कितने खेल शामिल होंगे? तो आंसर होगा 10 खेल। अब ये प्रश्न मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी न्यूज़ आ रही है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो होंगे, पहले तो बताओ कहाँ पे होंगे। पहले ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे, फिर ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया था, फिर कहा गया ये कहाँ पे होंगे, ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। और लास्ट टाइम 2022 वाले जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो बर्मिंघम यूके में हुए थे, जिसमें 19 खेल शामिल थे। पर अभी कहा जा रहा है केवल 10 खेल ही शामिल होंगे, मतलब 9 खेलों को इसमें से हटा दिया गया है, जिसमें कुछ तो बड़े फेमस खेल हैं जैसे कि बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, टेबल टेनिस जैसे खेल, तो इन सबको हटा दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, इस बार 10 खेल ही शामिल होंगे। आपको पता है पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे वो कब और कहाँ हुए थे? 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। क्या भारत भी कभी कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट कर चुका है क्या? तो आंसर होगा यस।
2010 में दिल्ली में हुए थे। अभी लास्ट टाइम जो हुआ था हमने कहा 2022 में हुए थे बर्मिंघम यूके में, जिसमें भारत ने टोटल 61 मेडल जीते थे, जिसमें से 22 गोल्ड थे और इसके साथ मेडल टैली में भारत चौथे स्थान पर रहा था। अच्छा, यहाँ से तो क्रिकेट को हटा दिया गया, लेकिन आपको पता है जो अब 34 नंबर के समर ओलंपिक होंगे 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में, वहाँ पे क्रिकेट को शामिल कर लिया जा रहा है, तो ये ध्यान रखना। बाकी ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स की क्लास, और मैं आपको बता दूं इनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्विज जरूर लगाइएगा, इसका टेस्ट जरूर लगाइएगा इन सभी क्वेश्चंस का, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। क्विज डेली अपलोड होती है क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। अभी चलो कल के करंट अफेयर्स का भी मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा था भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी ये लॉन्च कर दी गई है, उसका नाम क्या है? S4 है। कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? रघुपति भट्ट को। सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? पुणे में। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बन गए लुओंग कुओंग इनका नाम है। और WHO ने यूनाइटेड अरब अमीरात और मोरक्को के बाद पूर्वी मध्य क्षेत्र में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया? तो आंसर होगा मिस्र यानी कि इजिप्ट को। मूनलाइट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 16 ये कहाँ पे शुरू हुआ? कोलंबिया। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने कहाँ स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया? उत्तर प्रदेश। और HSBC की CFO नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है पाम कौर, इनका नाम है। और आखिरी प्रश्न था इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा लियू युकुन को पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया, उनका संबंध किस किस देश से है? चाइना। चलो भी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था कि नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है जिसे अभी रामसर स्थल बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।